अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेकिन मैं हुसैना बच्चा। सबसे पहले नजर डालेंगे उन इशूज पर जिन पर आज हम फोकस करेंगे इन द प्रोग्राम। आज पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में जमहूरियत की फतह हुई है और स्पीकर साहबा ने फैसला मेरे हक में कर दिया। तौहीन अदालत के स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग तवक्को के मुताबिक, लेकिन फैसला किसका चलेगा, सुप्रीम कोर्ट का या फहमीदा कोर्ट का, जानेंगे शेरफ कन्याजी से। हुकूमत ने तो शो कर दिए हैं अपने काज, लेकिन ऑपोजिशन का शो फ्लॉप। क्या लॉन्ग मार्च हो गई है शॉर्ट और सुनामी मार्च बन चुका है भाव। बात होगी कि दिफाई पाकिस्तान काउंसिल के एहतजाजी धरने क्यों रह गए धरे के धरे। नजर डालेंगे दौरी शहरियत वालों की अवामी नुमाइंदगी पर, आईनी मामला है या फिर इखलाकी। और लेकिन की कोशिशें रंग ले आईं, 6 साला मकतूल फातिमा के वालिदैन से CPLC के सरबराह अहमद शनोई का राब्ता, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। एंड वेलकम टू द शो। पाकिस्तान में आजकल हर मनपसंद काम आइन की आड़ में किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने स्विस अदालत को खत लिखने का हुक्म दिया तो यूसुफ रजा गिलानी डट गए कि आइन इसकी इजाजत नहीं देता। तौहीन अदालत केस में सजा के बाद वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ रेफरेंस भेजने का मामला उठा तो स्पीकर कौमी असम्बली ने फैसला सुना दिया कि आइन इसकी इजाजत नहीं देता। और जब अरकान असम्बली की दोहरी शहरियत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन इसकी इजाजत नहीं देता तो फरहान नाज़ इस्फहानी साहिबा ने कह दिया कि आइन में इसकी इजाजत मौजूद है। लेकिन इस बात का जवाब कोई नहीं देता कि क्या बुनियादी अखलाकियात में भी इसका कोई जवाब मौजूद है या नहीं। लगता यूं है कि पाकिस्तान में आइन और मजहब दोनों ही मनपसंद तशरीह पर चल रहे हैं। जब जी चाहा आइन को इस्तेमाल कर लिया और जब जरूरत पड़ी कत्ल और गारतगरी के लिए मजहब को आड़ बना लिया। लेकिन कानून में तो रेप के बाद कत्ल की सजा का तयन भी कर दिया गया है, लेकिन हुक्मरानों को इस पर अमल दरामद की फुर्सत नसीब नहीं है। क्या इसके लिए कि इससे कोई सियासी मफाद हासिल नहीं होगा या इसलिए कि ये अलमिया का शिकार होने वाले बदकिस्मत खानदान गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। हम करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आपको लेके चलेंगे पिछले संडे के प्रोग्राम में जहां हमने बात की थी बीबी फातिमा की और 6 साल लड़की जिसको रेप किया गया, नॉट बाय वन पर्सन बट अ कपल ऑफ पीपल, बल्कि 2 की तो तस्दीक हो गई है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद उसको स्लॉटर करके छोड़ दिया गया। क्या हुआ था आपको जरा याद दिलाते हैं। जब मेरी बच्ची को मार के फेंका गया, जब पुलिस कहाँ थी? हमारे बच्ची के कातिलों को गिरफ्तार करके मेरा तलाक सजा दो। आई वांट कि आप इन दोनों के लिए कुछ करें। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ कि बिल्कुल है। हमें तो आप जैसे लोगों की जरूरत है कि कोई खड़ा हो। आपके शो पे नोटिस लेते हुए जो SHO हमने वैसे इस नेग्लिजेंस की वजह से शिफ्ट किया था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त अहमद शनोई साहब, सरबराह हैं CPLC के। अहमद शनोई साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपने इस पर नोटिस भी लिया है, खानदान से मुलाकात भी की है, उनको हर सपोर्ट की यकीन दहानी भी कराई है, लेकिन इतना अरसा आपको लग गया। आज 6ठा रोज है ये प्रोग्राम के बाद, बल्कि 7 रोज हो गए इस वाक़े को। इतनी देर क्यों लगी आपको? तो बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि पिछले प्रोग्राम में जब आपने ये इशू को रेज किया था तो उसको मैंने भी देखा था और उसी वक्त मैंने फौरी तौर पर जो है वो राब्ता करने की कोशिश की थी। गवर्नर साहब ने भी इसका फौरी नोटिस लिया और मुझे हिदायत की कि इसको फौरी तौर पर इस केस को जो है वो देखा जाए। मैंने अपने तौर पर पहले ग्राउंड चेक वगैरह कर ली, मालूमात कर ली और फिर आज फैमिली को बुलाकर हमने उनकी भी सुन ली। हम ये चाह रहे थे कि कम से कम हमारे पास एक बैकग्राउंड हो जाए ग्राउंड चेक का, और वो हमने कर चुके हैं और इसके बाद फैमिली से मुलाकात भी आज हो गई है। मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ कि जाहिर ये एक बहुत बेईमाना काम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है और इसकी कोई जो है वो अपील नहीं है और जितनी भी लापरवाही जिस एंड से हुई है उसको भी देखने की जरूरत है। हम इंशाल्लाह समझते हैं कि बहुत जल्द जो है वो हम मुजरिमों तक पहुंच जाएंगे, इसके कोई ना कोई क्लू जो है वो मिल जाएगा। बज़ाहिर केस में एक डेड एंड नजर आता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे शवाहिद ऐसे हैं कि जिन काम कर सकते हैं और उस पर हम काम कर रहे हैं। जो आपने ग्राउंड वर्क किया उसमें आपको ये भी पता चला है अहमद शनोई साहब, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन तो यही कहती है कि यहाँ पे इस एरिया से स्पेसिफिकली 5 से 6 लड़कियों के साथ ऐसी वारदातें हो चुकी हैं। आपको ये चीज का इल्म है? और एक और ऑलरेडी किडनैप्ड है, बल्कि अभी तक उसकी बॉडी भी नहीं मिली है। होपफुली शी विल बी बैक अलाइव। देखिए, इस केस के अलावा एक और केस की ऑफिशियल रिपोर्ट है
और उन दोनों केस को हम देख रहे हैं और उन दोनों केस का मवाजना करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं और उसको किस तरह हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह देखिए बात यह है कि इन चीजों में वक्त जरूर लगता है, इन्वेस्टिगेशन स्लो जरूर होती है लेकिन फ्रूटफुल होती है और हम उम्मीद करते हैं कि न सिर्फ खानदान को रिलीफ दिलाएंगे बल्कि इस बेईमाना इक़दाम के जो मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं उनको सजा भी दिलवाई जाएगी। चिनॉय साहब, ये 11वीं बच्ची है, अगर आप वहां के रेजिडेंट से मालूम करें तो उनके हिसाब से ये 11वीं बच्ची है जिसके साथ ये हुआ है। आप बताइए कि इतना टाइम लगता है आप लोगों को, मीडिया पे प्रोग्राम होंगे, खबर चलेगी, लोग यहाँ पर आकर कमिटमेंट देंगे, लोग रोएंगे, तभी आप नोटिस लेंगे और उसमें भी 6 दिन आप लगाएंगे ग्राउंड वर्क करने में। देखिए बात यह है कि हम लोगों से ही कहते हैं कि जब भी इस किस्म के हादसा और वाकयात हो हमें फौरी रिपोर्ट करें। जाहिर है कराची इतना बड़ा शहर है, जब तक वो आकर रिपोर्ट नहीं करेंगे, ये पहला केस है जो हमारे पास रिपोर्ट नहीं हुआ लेकिन हमने इसका नोटिस लिया और इससे सारी चीजें की हैं। बाकी थाने में ऑफिशियली एक केस और आया है, जो आप बाकी 10 केसों की बात कर रहे हैं वो थाने में अब तक रिपोर्ट नहीं हुए। तो मैं तो लोगों से ये कहूंगा इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कि आए उसको रिपोर्ट करें और इसमें घबराई भी ना और इस पर डरने की बात भी नहीं है। इंशाल्लाह हम जो है वो उसके टेक केयर करेंगे और उसका अदाला भी करवाएंगे। अहमद चिनॉय साहब, ठीक है, आपने इस इशू पर नोटिस लिया है, आप इस पे अपनी सपोर्ट भी देंगे और आप इसकी तहकीकात भी कराएंगे, लेकिन बाकी लोग जो हैं, बाकी जो जिनके साथ ऐसा होता है, जिनके बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, जब वो FIR दर्ज कराने जाते हैं तो कह दिया जाता है जी पहले कच्ची FIR लिख लेते हैं। यहाँ तक कि प्रोग्राम तक भी उनकी FIR कच्ची थी, एक डेड बॉडी मिलने के बाद भी। अब आप क्या समझते हैं कि पुलिस को क्या करने की जरूरत है और अगर इस पे नोटिस लिया जाता है तो पुलिस के ऊपर को नोटिस क्यों नहीं लिया जाता? देखिए बात यह है कि जाहिर है बहुत सारी जगहों पे कोताही है, FIR नहीं कटती, कच्ची FIR काटते हैं और केस की पहले इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मगर हमारा इसमें नुक्ता नजर ये है कि जी FIR फौरी तौर पर कट जानी चाहिए ताकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो अंडरवे हो जाए और उसमें अगर किसी मुलजिम को हम पकड़े तो उसको अकॉर्डिंगली बुक भी कर सके। यहाँ जिनकी FIR नहीं कटी, मैं समझता हूँ हमारे पास लातादाद लोग आते हैं जिनकी FIR नहीं कटती और हम उनको फैसिलिटेट करवा देते हैं। हमारे पास पुलिस ऑफिसर भी बैठा होता है जिसके पास 159 के पावर्स हैं और वो थाने से FIR ना कटने की सूरत में CPLC में जो है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं वो ऑटोमेटिकली FIR में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि आए, उसको रिपोर्ट करें, ना घबराएं, हमारे दफातर में आ जाएं अगर थाने से जो है वो रजिस्टर्स मिल रही है और उसको इंशाल्लाह FIR को जरूर कटवा के देंगे। कैन यू गिव मी एनी गाइडलाइन, एनी डेडलाइन? 6 और रोज आपको दूं इस पे अपडेट हासिल करने के लिए, कितने दिन आपको चाहिए? आप कब मुझे अपडेट दे सकेंगे इस पर? देखिए मैं अभी कोई आपको डेफिनेट डेट नहीं दे सकता लेकिन इतना यकीन दिलाता हूं कि इस मामले में 1 मिनट भी जो है वो डिले हमारी तरफ से नहीं होगा। गवर्नर साहब ने खुसूसी हिदायत जारी की है कि इस केस को एट एनी कॉस्ट एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करें और हम इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व करेंगे। इंशाल्लाह रिजॉल्व करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अहमद चिनॉय साहब। ये इशू इंशाल्लाह रिजॉल्व होगा, 1 मिनट भी जाया नहीं किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो दिनों जाया होते हैं। क्या होगा क्या नहीं इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे एक ऐसे फैसले की जिस पर अमल दरामद नजर नहीं आता। स्टे विद अस एंड वेलकम बैक टू। लेकिन अब हमें ज्वाइन किया है शेरअफगन खान न्याजी साहब ने, साबिक वजीर हैं पार्लिमानी उमूर के। बहुत शुक्रिया शेरअफगन न्याजी साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद है महमूद रशीद साहब, PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया महमूद रशीद साहब आपका। और हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, ही इज अ पॉलिटिकल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। मैं आपसे शुरू करती हूँ शेरअफगन साहब, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि अब क्या होगा, फहमीदा मिर्जा साहिबा क्या करेंगी, और उन्होंने जो करना था वो कर चुकी हैं। अब आप क्या समझते हैं कि कहा जा रहा है कि तवक्को के मुताबिक ही हुआ है, आगे आप क्या समझते हैं किसकी तवक्को की जानी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुच्चा साहबा, ये टाइम ही नहीं था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह चुके हैं कि लार्जर बेंच बनाना है और ट्रायल कोर्ट थी 7 जजेस का बेंच जो सुप्रीम कोर्ट का था। अपीलेट जुरिडिक्शन अब इस्तेमाल होगी, 9 जजेस का बेंच होगा और जिसमें अपील सुनी जाएगी वजीर आजम साहब की जो फैसला हुआ है कंटेम्प्ट का जी, और वो कह चुके हैं इन्हें आप अपील करनी पड़ेगी। अभी तो वो मौका ही नहीं आया था जहां स्पीकर साहबा इस किस्म का जो है वो फैसला दे देती। उसमें तरीकाकार ये है, चूंकि मैं 2-3 रेफरेंस दायर कर चुका हूँ, उन्होंने प्रोसीजर एंड बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007 जो आर्टिकल 67 के तहत बने हुए उसमें रूल 16 है, टोटली उसने इग्नोर किया है। उसका कोई ताल्लुक नहीं था। अभी उसे किसी मेंबर ने लिखकर नहीं नेशनल असेंबली से
कि ये क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन है रिजन, ये रूल 16 है। और उसके बाद उसमें वो गौर करती और जब फैसला अपील का हो जाता और वो 185 आर्टिकल के तहत होना है और वो बड़े बेंच ने करना है, उसके बाद उसका रिव्यू है आर्टिकल 188 के तहत। फिर उसने ये फैसला हो जाने के बाद वापस आना था और एक मेंबर कौमी असेंबली वो रेफरेंस बना के डिस्क्वालिफिकेशन क्वेश्चन एज अ रीजन, और वो फिर स्पीकर साहबा को देता। स्पीकर साहबा ने फैसला करना था। पहले ये बात नहीं थी। 18वीं तरमीम ने इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें ये ताकत अब दे दी है स्पीकर को। पहले स्पीकर के पास ये नहीं थी कि जब इन राइटिंग देना पड़ता है मेंबर ऑफ ए नेशनल असेंबली को क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, और वो सीधा भेजना पड़ता था 30 दिन के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के पास, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन के पास भेजना पड़ता है। और यहाँ पे नई ताकत दे दी है 18वीं तरमीम में, जहाँ पे स्पीकर साहबा को एक्सक्लूसिव पावर हासिल हो गई है क्लास 2 में, और वो ये है कि अनलेस ही डिसाइड, ही मीन द स्पीकर, अब मैडम लेडी स्पीकर हो या जेंट स्पीकर हो, तो वो डिसाइड। अब इसमें वो मौका नहीं आया है। उसके बाद वो फैसला जब होगा, रिव्यू होगा, उसके बाद जो तो आपके कहने का मतलब है, न्याजी साहब एक मिनट, आपके कहने का मतलब है कि स्पीकर साहिबा का जो इकदाम है आप समझ रहे हैं वो कबल अज वक्त था? कबल अज वक्त का रूल्स जो बने हुए, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन द नेशनल असेंबली 2007 की क्लियर वायलेशन की है उसने, और उसकी ये पावर ही नहीं है दिस जंक्शन कि अभी तो अपील होनी है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, ट्रायल कोर्ट से अपीलेट जुरिडिक्शन में आनी है सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के सामने। अगर फिर फैसला खराब जाए तो फिर आर्टिकल 188 के साथ रिव्यू की पावर उसके पास है। स्पीकर इंजेक्ट करेगा कि रिव्यू कराएगा, अगर रिव्यू भी डिसमिस हो जाए तो फिर उसके बाद एक मेंबर कौमी असेंबली ये क्वेश्चन एक रिटर्न फॉर्म में, ओरली नहीं, रिटर्न फॉर्म में स्पीकर को देगा कि मेंबर फाजिल जो है वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है और उसका सवाल पैदा हो चुका है, उस पे 30 डेज के अंदर ये आप पावर दी गई है 18वीं तरमीम में। ठीक है ओके। फवाद चौधरी साहब से पूछते हैं। फवाद चौधरी साहब, जो शेरफ न्याजी साहब ने गुफ्तगू की आपने सुनी, ये बताइएगा कि आप क्या कहेंगे इस पे, ये मौकफ आपका इस पर क्या है? क्योंकि अपील पहले होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, और कबल अज वक्त हमीदा मिर्जा साहिबा का ये स्टेप, क्या कहिएगा? डॉक्टर साहब का जो बिल्कुल जो लॉजिक है वो ये है कि चूंकि अभी अपील फाइल नहीं हुई थी, अपील के फैसले के बाद स्पीकर साहिबा को करना चाहिए था। लेकिन अगर आपको याद हो कि 26 तारीख को फैसला आया था, 27 तारीख को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने स्पीकर साहिबा को ये खत भिजवाया, और उसी वक्त 30 दिन स्पीकर साहिबा के पास होते हैं, 30 ही दिन असेंबली अपील करने के सुप्रीम कोर्ट में होते हैं अपेलेंट के अपील के लिए। अब ये लिमिटेशंस दोनों साइमल्टेनियसली शुरू हो गई, बिकॉज असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने ये क्वेश्चन रेज कर दिया स्पीकर साहिबा के सामने। अब दो रास्ते थे, या तो स्पीकर साहिबा, लेकिन अपील जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि क्योंकि चीफ जस्टिस ने कह दिया था कि फुल कोर्ट बनानी है और अपील सुननी है, तो लाजमन हमने अपील फाइल करनी है। इस लॉजिक से मैं थोड़ा डॉक्टर साहब से इख्तलाफ करूंगा। अपील जो है वो किसी को फोर्स नहीं की जा सकती। अपील तो मर्जी है कोई कि अपने फैसले के खिलाफ करे या ना करे, ये तो उसकी मर्जी है। और आपने देखा कि जब स्पीकर साहिबा का जब फैसला आना था वो भी उसी लिमिटेशन में आना था जिसमें सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेशन आनी थी। चुनांचे इसलिए जब स्पीकर साहिबा ने फैसला कर दिया आर्टिकल 63(2) के तहत उनके नजदीक सिर्फ क्वालिफिकेशन का फैसला आना है। अपील जो है वो तो सेंटेंस और कन्विक्शन के ऊपर भी हो सकती है ना, वो सेंटेंस और कन्विक्शन से लाजमी नहीं है। क्वालिफिकेशन के लिए एक मिनट, ठीक है, न्याजी साहब से पूछते हैं। न्याजी साहब, लाजमी नहीं है कि अपील की जाए, ये तो अपनी उस पर है कि अपील करें ना करें। नहीं, ये लाजमी है। अगर लाजमी नहीं करते ये अपील, तो फिर जो अपील ऑलरेडी जजमेंट आई हुई है उसमें बाकायदा पैराग्राफ दिया हुआ है कि शैल हैव ए वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। नहीं, ये लिखा नहीं ना हुआ डॉक्टर साहब, बड़ी माजरत के साथ आपने ये पैरा नहीं मेरा ख्याल देखा, इग्नोर कर दिया है। डेफमेशन ऑफ द जुडिशरी और रिडिक्यूलिंग ऑफ द जुडिशरी
और उस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द जुडिशरी हैज बीन कैरीड आउट। Therefore, they have नहीं, ये नहीं लिखा ना, जो आप अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिखे। और इस तरीके से थ्रू ए कोर्ट ऑफ लॉ एक और अमेंडमेंट किया उन्होंने कि जी के साथ लगा दिया है इन्हें कोर्ट, अगर कोर्ट से इस किस्म की चीज आ जाए तो इट बिकम बाइंडिंग। डॉक्टर साहब वो आर्टिकल 63H में आती है, 63G में नहीं आता, क्या कर रहे हैं? लगा हुआ है कोर्ट ऑफ लॉ, न्याजी साहब कह रहे हैं कोर्ट ऑफ लॉ से तो ये आ गया है, तो उन्होंने डिफेम किया है, रिडिक्यूल किया है, स्कैंडलाइज किया है, लिहाजा ही इज कन्विक्टेड। और डॉक्टर साहब ये नहीं लिखा उन्होंने, जितनी आपने लंबी बात की है ये उन्होंने नहीं लिखा सर। उन्होंने ये लिखा है कि जो सुप्रीम इट इज लाइकली और लाइकली के बाद उन्होंने फैसला छोड़ दिया स्पीकर के पास, जो आर्टिकल 63(2) में उन्होंने फैसला करना था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मद्देनजर वो फैसला कर दिया। ये मसला है जो आपने इतनी लंबी जो फैसला पढ़ के सुनाया है, ये अगर ये फैसला वो कर देते तो ये जो मामला है स्पीकर के पास जाते ही ना, ये नहीं हुआ ना जिस तरह आप फरमा रहे हैं। और अगर जो आर्टिकल 63H है उसमें कॉम्पिटेंट कोर्ट की जो कन्विक्शन है वो 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो अप्लाई करती है। 63G जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइन उन्होंने कर दिया हुआ है और वो स्पीकर पे छोड़ा है कि वो देखेंगे कि 63G लगता है कि नहीं लगता। उन्होंने फैसला कर दिया है। आर्टिकल 69 के तहत स्पीकर का जो फैसला है वो हतमी है, किसी अदालत में चले नहीं हो सकता। क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन की हद तक ये डिबेट खत्म हो चुकी है। ये गलत फरमा रहे हैं, ये गलत कह रहे हैं। एनी डिसीजन डन बाय एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कैन बी चैलेंज, और उसमें बहस होने की वजह से when the resolution of the National Assembly is done by the President, when there are no right of press on it, और उसको डिस्क्रेशनरी पावर्स हासिल थी, उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हर दफे केस गया रेजोल्यूशन। चलो जी, फिर सुप्रीम कोर्ट तो अपनी मर्जी करती है, वो कर ले, लेकिन आइन में यही लिखा हुआ और 2 दफे डिसमिस हो गई। इस वजह से कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी फैसला दे दे तो उसको सुप्रीम कोर्ट उसके पास जुडिशियल पावर है। जब चैलेंज होगा तब देख लेंगे ना, फिलहाल तो जान चुकी ना, खत्म हो गया काम। कोई फैसला हो उसको वो रिव्यू कर सकती है, इसमें कोई शुबा नहीं, उसकी इनहेरेंट पावर रहेगी। चले जब कोई चैलेंज करेगा जब देख लेंगे, फिर आती है बात तो देखेंगे। नहीं, लेकिन ठीक है श्रीरंगा साहब, ये व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा टेक्निकल हो रहे हैं हम, बल्कि मेरे लिए भी हो रहे हैं। आप जरा मुझे जरा आसान लफ्जों में समझाइए। आप समझते हैं कि अपील पहले होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, अब क्या होगा? अगला इक़दाम क्या होगा? अच्छा, अपील हो जाएगी, उन्होंने तैयार कर लिया। ये वाहिद डॉक्टर साहब की इंटरप्रिटेशन है जो कह रहे हैं लाज़िमन मैंने अपील करनी है, मैं नहीं करता अपील, मेरी मर्जी। लेकिन अपील हो रही है ना फवाद साहब, द पॉइंट इज अपील तो आपने तैयार कर ली है। रिव्यू में जाएंगे तो आपने कोई ऐसा फैसला नहीं स्पीकर के पास। अच्छा, अगर ये अपील नहीं होती जो 60 रूल है अपील नहीं होती तो खत्म हो गया है। प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब को 30 सेकंड की इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया है बगैर रीजंस बताए, और जो क्वालिफिकेशन है वो तय कर दिया स्पीकर ने, बस खत्म हो गया। अब खत्म होगी डिबेट, अब पाकिस्तान को भी तो चलने दें, अब खुदा के लिए इसी के ऊपर लगे रहे अब सारी उम्र। चले बस कर दें अब। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अपील होगी या नहीं? फवाद चौधरी साहब, नहीं कोई ऐसा हतमी फैसला नहीं, लेकिन कमर कायरा साहब तो कह रहे हैं अपील तैयार है। 147 उसमें ऑब्जेक्शंस भी रेज हुई हैं, तो ये ठीक नहीं है। 145 वाली बात एहसन साहब ने की है, फाइल करने तक का भी तो मरहला है ना। फाइल करेंगे, पार्टी फैसला करेगी फाइल करनी है या नहीं करनी, बजाय तो कोई जरूरत नहीं है फाइल करने। ये लगाया नहीं गया था, ये नहीं कहा गया था व्हाई यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम योर बेसिक मेंबरशिप when you have ridiculed डॉक्टर साहब की बात तो उनको खुद भी समझ नहीं आ रही है, हमें क्या। अच्छा चले, महमूद रशीद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपसे शुरू कर, पहले आपने शायद गालिबन दोनों ही मौकफ सुने, मैं जानना चाहूंगी कि आप किस मौकफ की तायद करेंगे? जी, मैं तो मौकफ की तायद करूंगा कि स्पीकर साहबा ने, अगर आप गौर करेंगी तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को तो अपने जो उन्होंने रूलिंग दी उसमें टच नहीं किया। उन्होंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया है, जो बहुत दिन पहले जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया था, और उन्होंने टोटली इररेलेवेंट जावेद हाशमी की एग्जाम्पल कोट करके तो अपनी एक रूलिंग फरमा दी। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल ये है
कि जरदारी साहब के लूटे हुए $6 करोड़ बचाते बचाते पहले तो 18 करोड़ पाकिस्तानियों की वजीर आजम की बलि चढ़ाई गई, और अब वो स्पीकर्स ऑफिस जिसे थ्योरेटिकली हम कहते हैं कि जी न्यूट्रल होना चाहिए, अब उसको भी कुर्बान कर दिया गया, और उसी जो है वो ऑल्टर पे उसकी कुर्बानी दी गई है, जहां पहले ही बहुत सारे लॉ सेक्रेटरीज और अटॉर्नी जनरल और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर्स हैं वहां पहले ही जिनकी कुर्बानियां दी जा चुकी हैं कि एनआरओ का जो वो बलिदान है वो लगता है उसमें कमी नहीं आई। और ये एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड है इस हुकूमत का कि 900 दिन हो गए एनआरओ की जजमेंट। अजीबोगरीब रिकॉर्ड तो ऑपोजिशन का भी है कि वहीं पर जहां पे कुर्बानियां दी जा रही हैं उसी ऑल्टर के करीब आप लोग बैठते हैं, मतलब ये तो अजीबोगरीब रिकॉर्ड तो आप लोगों ने भी कायम किया नहीं? नहीं, मामला यही है कि एक ऐसी एग्जीक्यूटिव जो सुप्रीम कोर्ट की खुला नाफरमानी करे और फिर वहां से स्पीकर साहब भी उसको सपोर्ट कर दें, और मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता कि आर्टिकल 69 किसी भी तरह स्पीकर की इस रूलिंग को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 69 में पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का जिक्र है, और जो स्पीकर ने भी रूलिंग दी है वो किसी भी तरह पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग नहीं थी, वो आइन के तहत उनको एक जो है एक ऑफिस में जजमेंट के लिए कहा गया था, उसको 69 की प्रोटेक्शन नहीं है, और ये जो उनकी रूलिंग है इट इज एमिनेंटली चैलेंजेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, और वो चैलेंज होगा क्योंकि इस तरह पाकिस्तान में अगर प्रेसिडेंट हम क्रिएट करते जाएंगे कि वजीर आजम जो हैं वो 900 दिन सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली करें और उसके बाद कानूनी मूशगाफियों में पाकिस्तान में जो कानून की अमलदारी है उसका हमें लाशा तड़पता हुआ नजर आया और वो अपने इक़्तिदार का नंगा नाच जो है वो नाचते रहें, तो ये नाकाबिले कबूल है। हम पाकिस्तान के लिए जो बात कोर्ट की भी की गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कि द गवर्नमेंट इज द ओमनी प्रेजेंट टीचर, अगर वो गवर्नमेंट ही टीच करेगी, वज़ीर-ए-आज़म टीच करेंगे कि जनाब जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं उनको मैं खुलम खुला डिफाई करके रिडिक्यूल करके आई कैन स्टिल कंटिन्यू, तो वो कंटिन्यू तो शायद कर लें, लेकिन मोहतरमा ने, मैं सना आपको याद कराऊंगा कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान आने से पहले एक आखिरी तकरीर फरमाई थी मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट वाशिंगटन में, और उसमें उन्होंने कोट किया, उन्होंने कहा कि मैंने ये सीखा है अपने 2 दौरे हुकूमतों से कि छोटे छोटे सौदेबाजियां करने से शायद इक़्तिदार को तो तवील दिया जा सकता है, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान हुआ और अब मैं ये नहीं करूंगी। मुझे दुख से है कि वो लोग जो उन्हें अपना जानशी कहते हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे इक़्तिदार के जो बचाने के लिए, उसकी बोटी बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून और रूल ऑफ लॉ का पूरा बकरा ज़बह कर दिया सिर्फ अपनी एक आइन की छोटी बोटी बचाने के लिए। और आपने क्या किया इसके रिस्पॉन्स में? आपने क्या किया? लॉन्ग मार्च की, शॉर्ट मार्च की, एहतजाज किया, इस्तीफे दिए, बाहर निकले, क्या किया आपने? नहीं, हम इस्तीफे तो वो लोग देंगे जिन्होंने मुल्क को लूटा है, इस्तीफे वो देंगे जो सुप्रीम कोर्ट की नाफरमानी कर रहे हैं। वो तो नहीं दे रहे, वो तो नहीं दे रहे। जो एहसासात हैं, उनके जज्बात हैं, उसे हम रिप्रेजेंट करें और आखिर तक रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये हमारा फर्ज है। अच्छा, ये फर्ज आपका क्या है महमूद रशीद साहब? अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए सना, मैं तो ये जो टेक्निकलिटीज हैं इस पे काफी बात हो चुकी है। मैं बाय एंड लार्ज ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है या पीपल्स पार्टी के ये जो हुक्मरान हैं, इन्होंने जिस अंदाज के साथ यहाँ जो अदालत उज़्मा के फैसलों का मजाक उड़ाया है, और अब स्पीकर साहबा को जो फैसला है वो अपेरेंटली वो भी तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक डिसीजन है और उसके ऊपर स्पीकर साहबा एक गैर मुतल्लक शख्स इकबाल हैदर के रेफरेंस के ऊपर ये फैसला दे रही हैं। इससे मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी क्या ही अच्छा होता काश कि वजीर आजम साहब जो है वो अदलिया के फैसले का एहतराम करते हुए रिजाइन दे देते, और पीपल्स पार्टी के पास इतनी अददी कुव्वत थी पार्लियामेंट के अंदर कि एक नया वजीर आजम इलेक्ट हो जाता तो इनकी अखलाकी हैसियत बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती। लेकिन इन्होंने अदलिया का एहतराम करने के बजाय, उसले फैसलों पर अमल करने के बजाय तसादम का रास्ता जो है वो इख्तियार किया है, और मैं समझता हूं कि अब भी इन्हें होश के नाखुन लेने चाहिए। जिस तेजी के साथ हालात एक खौफनाक तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसके मुज़म्मरात के बारे में पीपल्स पार्टी शायद जो है ना वो बेखबर है और नहीं समझती कि आइंदा इससे क्या होगा। मैं तो ये समझता हूँ महमूद रशीद साहब, आप लोग है ना हमारे रहनुमा हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप लोग बताते हैं, देखें टेक्निकल डिटेल्स क्या है क्या नहीं पता, ये न्याजी साहब बेहतर बता सकते हैं, फवाद चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं, लेकिन आप तो हमें ये बताते हैं कि जी लॉन्ग मार्च होगा, एहतजाज होगा और ये फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए, वरना हम ये कर देंगे, वरना हम वो कर देंगे। फिर जी रात गई, बात गई, कोई लंदन चला जाता है, कुछ कूल डाउन हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ, हमने ये कहा 27 को लियाकत
बाग में एक बहुत बड़ा हम जलसा कर रहे हैं, अच्छा, जिसके अंदर आइंदा का लाएअमल इमरान खान उसका ऐलान करेंगे। अच्छा। हम इनकी अपील का इंतजार कर रहे थे कि ये अपील करें, और अपील के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट में इनकी अपील रिजेक्ट हो जाती है तो फिर हमने सुनामी मार्च का इमरान खान ने कहा था, हमारी पार्टी का फैसला मौजूद है। हम इंशाल्लाह लाखों लोग जो हैं पूरे मुल्क से पूरे मुल्क को मोबिलाइज करेंगे और उनको सड़कों पे लेके आएंगे, और इस्लामाबाद के ऊपर बैठे हुए ये करप्ट हुक्मरान जो ना अदलिया को मानते हैं ना इखलाकियात को मानते हैं, करप्शन से जिनके हाथ लगे हुए हैं, जो डिलीवर करने में टोटल नाकाम है, जिनकी पुअर परफॉर्मेंस की वजह से आज इस आदमी का एक आम आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी से भी आज महरूम होता नजर आता है। हम इन्हें उठाकर बाहर फेंकेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये सभी शरीफ का न्याजी साहब सभी इंतजार कर रहे थे कि अपील के बाद ही लाए अमल तय करेंगे। अपील से दोनों का जवाब तो ले लेते हैं। हाँ, मैं आती हूँ। करनी है इन्होंने जी, ये वैसे बातें बना रहे हैं, अपील करनी है इन्होंने लाजमी सुबह, ये आप देख लेंगी। अपील के बाद जब फैसला होगा 9 रुकनी बेंच का, उसके बाद अगर फैसला खिलाफ गया तो इन्होंने रिव्यू करना है, और रिव्यू के बाद भी फैसला खिलाफ गया तो फिर ये क्वेश्चन लाएंगे और दूसरी पार्टी लाएगी उन्हें, और फिर ये स्पीकर के पास जाएगा और मसला, और स्पीकर अगर नहीं भेजता और या नहीं भेजती तो उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें बनाते खुद नहीं इसके खिलाफ फिर ये, और अगर इस दौरान न्याजी साहब पता कलामी माफ, लेकिन इस दौरान उसका जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट की है जी, लेकिन इस दौरान अगर कोई चला जाता है कोर्ट, नहीं अगर कोई जाके अपील दायर कर देता है वजीर आजम की नाअहली के खिलाफ, अगर गवर्नमेंट को फोर्स ही करना है हमने के कानून की अमलदारी करें तो ये किस तरह की गवर्नमेंट है, ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? और ये बड़ा वाज़ेह हो गया कि वी आर फेस्ड विद ए क्रोनियोक्रेसी एंड क्लेप्टोक्रेसी। ये किसी तरह की डेमोक्रेसी नहीं है, इलिबरल डेमोक्रेसी है कि मुंतखब तो लोग हो गए हैं लेकिन वो कानून पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। उसको भी वायलेट किया है। अगर आप सुनना चाहें तो मैं एक सुना देता हूँ रूल। जी सुना। रूल है 16, पावर ऑफ उसमें रेफरेंस ऑफ ए क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर टू द चीफ इलेक्शन कमीशन। और डॉक्टर साहब पिटीशन आएगी, लोग सुन लेंगे क्यों बोर कर रहे हैं। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर इज रेज्ड इन राइटिंग। ठीक। द स्पीकर शैल जी refer the question within 30 days after perusing from raising of such question to the Election Commission of Pakistan। ये amended provision है अब, तो इस तरीके कार से उन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस को इन व्यू नहीं रखा। ठीक है, रूल्स ऑफ बिजनेस को इन व्यू नहीं रखा गया, उससे बाहर नहीं जा सकती थी। ठीक है, स्पीकर बाहर नहीं आ सकती थी, आपके मुताबिक स्पीकर बाहर चलेगी। ठीक है, फवाद चौधरी साहब आपका रिस्पांस देते हैं। ब्रेक तो कन्विक्ट हो चुके हैं। पहली बात तो ये है कि ये खुर्रम दस्तगीर साहब की पार्टी PMLN। अच्छा खुर्रम साहब आप बात कर लेंगे, मेहरबानी करें। ओके, we'll come back to this argument। यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फवाद चौधरी साहब जवाब देना चाहते हैं खुर्रम दस्तगीर, महमूद रशीद साहब का, और ऑब्वियसली हमारे पास भी सवालात हैं। आते हैं जी ब्रेक के बाद वापस। एंड वेलकम बैक टू। लेकिन हमारे साथ मौजूद थे ब्रेक पे जाने से पहले शरीफ न्याजी साहब, जो हमें थोड़ी सी टेक्निकल डिटेल्स बता रहे थे इस फैसले की, और ये जो अपील हुई है होगी नहीं होगी, उनके मुताबिक तो ये अपील होगी और लाजमी होगी, कल सुबह देख लीजिएगा, ये भी उन्होंने कहा। और अब हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद महमूद रशीद साहब और खुर्रम दस्तगीर साहब। फवाद चौधरी साहब जरा ये बता दीजिए कि जो फैसले होंगे अदालत में वो तो होंगे ही, ये कुछ बातें होती हैं सड़कों पर, कुछ असेंबली के फ्लोर पर, फिर होता हवाता कुछ है नहीं, आप लोग इसमें कुछ डाल देते हैं, रोड़े अटका देते हैं, या वैसी कुछ जान नहीं है किसी में? नहीं सर, बात यह है कि अभी आपने दोनों की गुफ्तगू सुनी, PTI और PMLN के हमारे दोस्तों की। इनकी गुफ्तगू ऐसे है जैसे छोटे बच्चे से किसी ने चूसनी छीन ली हो, रोई जा रहे हैं। भाई बात बड़ी सिंपल है, कोई प्राइम मिनिस्टर को सेक्शन ऑफिसर तो है नहीं कि जिसको आपने कह दिया बदल लो कर लो बदल। प्राइम मिनिस्टर 18 करोड़ लोगों की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मजहर है। जो ये अभी कह रहे थे कि जी अब तो स्पीकर भी कंटेम्प्ट की हो गई है, तो प्राइम मिनिस्टर की कन्विक्शन के बाद तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द हाउस ने और सेनेट ने अलहदा, चारों सूबों ने अलहदा उनके ऊपर एतमाद का इजहार किया है। चुनाचे उन सब को भी फिर कंटेम्प्ट में पकड़ लेते हैं, चूंकि वो बाकी 18 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं, तो 2/3 अवाम को भी फिर कंटेम्प्ट में पकड़ लेते हैं, फिर पूरा मुल्क कंटेम्प्ट में लगा रहेगा। बड़ी सिंपल बात है, अदालतें सियासत के फैसले तो कंटेम्प्ट में
बैठा रहेगा या फिर आईनी कवर के लिए बैठा रहेगा? ऐसे भी तो होता है ना फवाद साहब, हर चीज जो आईनी है वो आईन के मुताबिक है, आईन के मुताबिक हर चीज। इसलिए आईन का कवर मुयस्सर रहेगा ना, आईन का कवर तो हट नहीं सकता, इसलिए कि आईन जो है वो पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी और पार्लियामेंट की मेजॉरिटी जो है वो डिफाइन करती है, और पार्लियामेंट डिफाइन करती है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, और अदालतें तो डिफाइन नहीं ना करती। अभी जिस तरह जो बात अभी जो खुर्रम दस्तगीर से मैं बात कर रहा था कि इन्होंने जो गुफ्तगू की कि जी शोले, और जैसे शोले का रीमेक मैंने कहा आप लिख रहे हैं नंगा नाच और ये और वो, बड़ी सिंपल बात है, आप इलेक्शंस में जाएंगे, अभी ज़िमनी इलेक्शन होते हैं, आप एक ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीतते, पीटीआई वाले तो खैर हर इलेक्शन के पास जाके बाइकआउट कर देते हैं। अब मैं दुआएं कर रहा हूं कि अगले इलेक्शन का बाइकआउट ना कर दें, अब अच्छे खासे लोग हैं इनके साथ। उनका प्रॉब्लम यह है पीएमएलएन का कि वो फैसले पहले करती और सोचती बाद है। हम प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में नहीं बैठने देंगे, उसके बाद सारे ने सुकून के साथ खाना भी खाया, वहां बैठ भी गए, इसलिए इनको बैठना पड़ा कि सोचा नहीं था फैसला करने से पहले। अगर आप फैसले करने से पहले सोचेंगे नहीं तो इस तरह ही आप लगेंगे, पागल लगेंगे कि हमने फैसले कर लिए, उनके बाद अमल दरामद नहीं कर सके। पार्लियामेंट अभी हम जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 8 महीने रह गए अगले इलेक्शन होते हुए। आप बराए मेहरबानी अपनी इलेक्शन की तैयारी करें, अपना लेके आए, आप बात करें, और उसके बाद हम देखेंगे लोग किसके साथ हैं। एक ज़िमनी इलेक्शन होता है, उसमें इलेक्शन होता है, मूसा गलानी 93,000 वोट लेता है। एक मिनट जरा मैं, No one is above the law in this country, whether they be Prime Minister of Pakistan, whether they be a peon or a naib. प्राइम मिनिस्टर को भी तो कोई कानून का तहफ़्फ़ुज़ है कि नहीं है? In front of law. ये कानून का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ जो है वो बाकियों के लिए है, प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं है, प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। आर्टिकल 248 का तहफ़्फ़ुज़ प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए था ना, किधर गया वो तहफ़्फ़ुज़? नंगा नाच इसलिए कहा कि जिस चीज के ऊपर आप खड़े हैं, अगर आप उसी बुनियाद को आपने इसलिए कहा कि आपको आजकल फिल्मों के डायलॉग बोलने का शौक हो गया है, नीचे आ आपको सीरियस पॉलिटिक्स का नहीं पता के ऊपर खड़े हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। हम जो है आमरीयतों से लड़ते हैं। आमरीयत से लड़ना सिर्फ इसलिए नहीं कि हमने वोट लेने हैं, आमरीयत से लड़ना यह कि मुल्क में आइन की अमलदारी कायम हो, और अगर आइन की अमलदारी नहीं होगी तो फिर जिस चीज को चल नहीं सकता। Any government that openly defies the law is inviting anarchy. You are taking the country. They are inviting it. खुर्रम दस्तगीर साहब उन्होंने इनवाइट कर ली, उन्होंने एक सेकंड मेरी गुजारिश सुनिएगा। और अब कानून जी आ रही हूं मैं दिया हुकूमत ने। जी खुर्रम दस्तगीर साहब, एक मिनट, महमूद रशीद साहब आप बोल लीजिए, फिर मैं इनसे सवाल करती हूँ, आप बोलें महमूद रशीद साहब। जी जी मैं अर्ज करूंगा कि फवाद चौधरी साहब को जेब नहीं देते इस तरह की बातें, इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए। ये जो 4 साल की 8 साल तक मुशर्रफ के चरणों में बैठे रहे, ये आज चूसनियां वो दिखा रहे हैं। मेरी बात सुने, आप बात सुने, आपको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। अब आपको शायद लगी चूसनी आपको मिल गई है, आप उठ के आज पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए और डिफेंड करना शुरू हो गए। आप बात करें मेरिट पे, बिल्कुल ये तरीका कोई नहीं है बात करने का। उसके बाद बात हो रही थी आपकी इधर आ गए, अभी आपको शर्म नहीं आ रही है, अभी आप बात कर रहे हैं। मैं इन्हें यही कह रहा हूँ कि ये इस तरह रातों रात नहीं, अपना भी तो माजी देखे ना, गिरबान में अंदर झांक के देखे कि माजी कितना गुनाहगार। ये आपको ये बात नहीं आपको जेब देती, आप चूसनियां दिखा रहे हैं हमें। हम तो सीधी बात कर रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ की बात है। इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाए, इस मुल्क की स्पीकर पार्लियामेंट की फैसलों का मजाक उड़ाए, एक ऐसी करप्ट हुकूमत, ऐसी करप्ट हुकूमत जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती, करप्शन के जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं इस मुल्क में, एक आम आदमी को डिलीवर करने में जो हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इस हुकूमत को ये डिफेंड कर रहे हैं। जनाब मैं ये समझता हूँ कि इनके दिन गिने जा चुके हैं, ये जितना मर्जी इसको तूल दे लें, अब इनका जाना ठहर चुका है। ये सुबह गया कि शाम गया, ज़रदारी रजीम जो है ये अब इस मुल्क में नहीं टिक सकती। अच्छा चलें, उनके दिन गिने जा चुके हैं, वो कह रहे हैं जी एनआरकी को इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन उसकी इनविटेशन रोकने के लिए पीएमएलएन ने क्या कर लिया और आपने क्या कर लिया, जरा ये भी समझा दीजिए। आप लोग सिर्फ बयानात देते हैं और कुछ नहीं होता। मैं तो आपको बताया कि हम ऐलान कर रहे हैं सुनामी मार्च होगा, ये बह जाएंगे सारे मगरमच्छ जो हैं
जिन्होंने इस मुल्क का खून चूसा है, ये खसो खचाक की तरह और तिनकों की तरह बह जाएंगे। आपने देखना है लाखों लोग जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और इनके मामलात से ये बाहर नहीं निकल सकेंगे और इनको जाना पड़ेगा। हमने उस वक्त भी कहा कि हम गैर आईनी तब्दीली की मुखालफत करेंगे और जब भी ये हुकूमत शेख हुई तो हुकूमत के आगे हम नहीं खड़े हुए, हम आइन के आगे खड़े हुए कि पाकिस्तान के अवाम ने जिसे भी मुंतखब किया है उसको पाकिस्तान के अवाम ही बाहर निकालेंगे और आज भी हमारा यकीन है। इसलिए एक मिनट दस्तगीर साहब प्लीज, आई विल हैव टू आस्क यू कि एक सेकंड बदलेंगे इंशाल्लाह। दस्तगीर साहब, मैंने ये बातें आपके मुंह से भी सुनी, मैंने ये बातें इमरान खान साहब के मुंह से भी सुनी, ये बातें मैंने आपके कायद मियां नवाज शरीफ के मुंह से भी सुनी, ये बातें मैं बहुत लोगों से सुनती हूँ। दिफा पाकिस्तान काउंसिल भी रोज कहती है हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे, होता हवा तक कुछ नहीं है। आप लोगों से आप लोग ईमान क्यों नहीं लेते? नहीं होता, देखिए एक जो फैसला है आपके, अब मैं याद कर रहा हूं आपके नाजरीन के लिए कि जब गल्फ जो इराक वॉर शुरू हुई तो इंग्लिस्तान में 2-2 लाख इराक वॉर पे ना जाए ना, जरा यहाँ पे वॉर पे आ जाए। लेकिन चूंकि उन लोगों के पास मेजोरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, हुकूमत ने फैसला किया और इराक वॉर हुई। ऑपोजिशन का काम यह जो हम कर रहे हैं, हम गड़ी खैरो भी जा रहे हैं, जहां सिंध में सैलाब आया था वहां भी नवाज शरीफ तकरीर कर रहे हैं और वो अटक में भी तकरीर कर रहे हैं। तकरीर करने से क्या होता है? तकरीर करने से क्या हो रहा है? इंशाल्लाह आप देखेंगे इसका एक आईनी मंतकी नतीजा इस हुकूमत को निकालने की जरूरत में बाहर आएगा। उसके बाद मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पीटीआई इस मुल्क के लाखों नौजवानों को वो पार्लियामेंट हाउस के बाहर और जरदारी हाउस के बाहर इकट्ठा करेगी और ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये इस तरह से नहीं जाएंगे, के बलबूते पे जाएंगे, अभी बाइकआउट ना कर ये अवामी ताकत के बलबूते पे जाएंगे और हम लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। 27 तारीख को रावलपिंडी में लियाकत बाग में जो जलसा है उसमें इमरान खान आइंदा का प्रोग्राम जो है उसका ऐलान करेंगे और अगर इन्होंने अपील और अवाम बहुत हद तक मोबिलाइज हो गई है और हमारे पास तो मुस्लिम लीग नून के पास आपके साथ अवाम मोबिलाइज हुई है, उनके साथ हुई है, क्या उनके साथ हुई है अवाम है बेचारी की? क्या करते रहेंगे? अच्छा चलें, आप करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, वोटों से पता चलना है ना जी। अच्छा फवाद चौधरी साहब, थैंक यू आई हैव, देयर इज नो टाइम नाउ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और खुर्रम दस्तगीर साहब आपका, महमूद रशीद साहब आपका, और ये बातें आप सुनते रहेंगे, ये टेलीविजन पे मुकालमे होते रहेंगे, लेकिन होगा वही जो होगा। और ऑब्वियसली ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, कोई लॉन्ग मार्च हमने अब तक नहीं देखी, कोई एहतजाजी धरना हमने नहीं देखा। लियाकत बाग में क्या होगा ये भी देख लेते हैं, नून लीग क्या करेगी, कितने लोगों को मोबिलाइज करेगी ये भी देख लेंगे, और गिलानी साहब इवेंचुअली क्या करेंगे ये भी हम देख ही लेंगे। बहुत शुक्रिया देखने का, वापस चलेंगे जो न्यूज़ की जान।